गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था H2Y कन्वर्ज़न और उसमें हमने सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन डिस्कस की थी, जिसमें मॉड H डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल टू 1 और H12 इक्वल टू माइनस H21 आया था। तो उसके बाद हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी में सारे पैरामीटर्स की कंडीशंस हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले Z पैरामीटर डिस्कस किया था। तो Z पैरामीटर में सिमेट्री की कंडीशन क्या आती है? Z11 इक्वल टू Z22, ओके, और Y11 इक्वल टू Y22, ये Y पैरामीटर में सिमेट्रिक कंडीशन आती है। और सेकेंड नंबर पे सिमेट्री के लिए अभी हमने H पैरामीटर की बात की थी, ये सिमेट्री की कंडीशन है H के लिए। और H का जस्ट अपोजिट G होता है, उसकी भी सेम ही कंडीशन होती है सिमेट्री के लिए। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिस्कस किया था। ट्रांसमिशन लाइन को ही हमें T पैरामीटर भी बोलते हैं या ABCD पैरामीटर बोलते हैं। तो इसके लिए हमने सिमेट्री की कंडीशन क्या निकाली थी? A इक्वल टू D। जब हम T टू Z कन्वर्ज़न कर रहे थे इंटर कन्वर्ज़न ऑफ पैरामीटर्स में, तो ये हमने वहाँ पे फाइंड किया था। उसके बाद फोर्थ में स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल d, इसी को स्मॉल फॉर्म में भी लिखा जाता है। ये भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के ही कंडीशंस है ये सिमेट्री के लिए। तो हमने ये चार जो देखी है, ये सारी सिमेट्री की कंडीशंस है Z के लिए, Y के लिए, HG के लिए, इसी तरीके से ABCD पैरामीटर के लिए भी। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की। तो रेसिप्रोसिटी में सबसे पहले Z पैरामीटर की बात करेंगे। Z12 इक्वल टू Z21, Z12 इक्वल टू Z21 और Y12 इक्वल टू Y21। ये हमारी रेसिप्रोसिटी हमने शुरू में ही Z और Y के लिए रेसिप्रोसिटी की कंडीशन निकाली थी। उसी तरीके से अभी हमने H की भी रेसिप्रोसिटी की कंडीशन निकाली है। H पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होती है? H12 इक्वल टू माइनस ऑफ H21। ये अभी हमने पिछले लेक्चर में किया है। इसी तरीके से जब H पैरामीटर हमें पता है, तो हम आसानी से G पैरामीटर भी लिख सकते हैं। G12 इक्वल टू माइनस ऑफ G21। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोसिटी के लिए T पैरामीटर की लिखेंगे या ABCD की रेसिप्रोसिटी कंडीशन। तो इसमें हमने बताया था AD माइनस BC इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोसिटी की कंडीशन है ABCD पैरामीटर में या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के अंदर। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल टू 1 AD माइनस BC। ये हमारे चारों पैरामीटर थे ADBC। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो AD इस तरीके से क्रॉस करते हैं, माइनस BC इस तरीके से क्रॉस करते हैं, तो AD माइनस BC इक्वल टू 1। और अभी क्या है कि इसी को हम ये स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, AD माइनस BC इक्वल टू 1। और इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल टू जैसे 1 था, यहाँ पे भी स्मॉल t, बस स्मॉल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो कई जगह पे क्या है कि कैपिटल वर्ड भी यूज़ होते हैं, कई जगह पे स्मॉल वर्ड यूज़ होते हैं, बट दोनों की कंडीशंस और सब कुछ सेम है। जैसे इसका है वैसे ही स्मॉल वाले का भी है। तो ये जो हमारे पास टेबल बनी है सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के लिए,
ये हमें याद होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं तो उसमें इसका बहुत रोल होता है। अगर हमें याद है तो हम आसानी से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की हम कंडीशंस फाइंड कर भी सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेप बताया है फाइंड करने का सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी का। बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम उसमें लगेगा ज़्यादा, हमारा टाइम चला जाएगा। बट ये कि अगर जैसे कॉलेज एग्ज़ाम वगैरह है तो कॉलेज एग्ज़ाम में क्या है कि आपको अगर जब भी क्वेश्चंस देगा तो वो इस तरीके से ही देगा कि सिमेट्री की कंडीशंस फाइंड करिए, तो उसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें हम जैसे हमने बताया था सिमेट्री फाइंड करने के लिए सारे पैरामीटर्स में, और रेसिप्रोसिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं सारे पैरामीटर में, वो हमने डिस्कस किया था। तो वो हम आप जो कि है उसको स्टेप बाय स्टेप कॉलेज एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं आसानी से। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हमारे पास टेबल है, इसको याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट इस टेबल के थ्रू ही हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ये टेबल ही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।